प्यारे दोस्तों, मैं अनुभव वर्मा आपका षष्ठी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने वर्णमाला के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आपको कुछ वर्णमाला के अत्यंत ही विशेष तथ्यों के बारे में अध्ययन कराएंगे जो लेखन की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि ज्यादातर छात्र इस प्रकार लेखन में ये सब गलतियां करते हैं, इसीलिए मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आगे से आप इन गलतियों से बच सकें। जब मैं आपको आगे वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। देख लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि अंगा और आह को अयोगवा कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि अंगा और आह इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है जिसमें अंगा को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है। देखिए इस अंगा का प्रयोग हम किस प्रकार से हिंदी भाषा में करते हैं। पहला तो हम इसको केवल बिंदी और बिंदु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो बिंदु का प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द होते हैं और हिंदी में वो ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए जाते हैं। और तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा के तो हैं, क्योंकि हिंदी का निर्माण तो संस्कृत से ही हुआ है, लेकिन इनको मॉडिफाई करके हिंदी में लिया गया, इनको सरलीकरण कर लिया गया है, या अरबी से ले लिया गया, या फारसी से ले लिया गया, या कुछ देसी बोलियां जो है हमारी वहां से लिया गया और संस्कृत से लिया गया, तो इनको हमने सरलीकरण कर लिया। ठीक है, देखिए जितने भी हमारे तत्सम शब्द होंगे उनके साथ हम कभी भी चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपने कभी भी तद्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों के साथ चंद्रबिंदी का प्रयोग कर दिया तो वर्तनी शुद्धिकरण के हिसाब से वो पूर्णतः गलत हो जाएगा। मैंने देखा है कि आजकल जो नई नई किताबें चल रही हैं और जो बच्चे हैं उनको ये पता ही नहीं है कहाँ पे हमें चंद्रबिंदी लगानी है और कहाँ पे हमें खाली बिंदी लगानी है। वो लोग बहुत गलती करते हैं। इसी आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इसका। जैसा देखिए हंस शब्द है, हंस जो है तत्सम भाषा का शब्द है, संस्कृत से आया हुआ है सीधे हिंदी में, तो इसमें हम कभी भी हंस को इस तरह से तो कभी लिखेंगे ही नहीं। इसको हम कभी ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका मतलब हंस ना होकर हंस हो जाएगा, हंसना वाला हंस से, तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। जैसा दूसरा देख लिए संशय, संयम, विशेषताएं, ये सब हमारे संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। अभी मैंने देखा है कि विशेषताओं में नई नई बुक्स में खूब मतलब जो बच्चे लिखते हैं उसमें भी चंद्रबिंदी लगाते हैं इस तरह से। देखिए विशेषताएं क्या हिंदी का शब्द है, ये जो है संस्कृत से सीधे आया हुआ है, लेकिन नई नई किताबों में चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन मैंने देखा है आप आज से गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सीधे बिंदु का प्रयोग करेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे आगे से। दूसरा हमारा चंद्र बिंदु है, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो तद्भव शब्द हैं वो या तो संस्कृत से बिगड़ के हिंदी में आए हैं, या हमारी कुछ देसी बोलियां हैं, या अरबी या फारसी या पुर्तगाली, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहां से ये आए हुए हैं। जैसा देख लीजिए आंख, आंख को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। चांद, चांद को हम चंद्रमा बोलते हैं। गांव को हम ग्राम बोलते हैं और उस ग्राम को हमने मॉडिफाई करके गांव कर लिया अपनी देसी लैंग्वेज के हिसाब से। अब देखिए जितने भी शब्द तद्भव हैं उनके साथ हम हमेशा चंद्र बिंदी का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने देखा है कि बहुत जगह आंख इस तरह से लिखा रहता है, केवल ऐसे लिख दिया, या चांद केवल इस तरह से लिख दिया, या गांधी केवल इस तरह से लिख दिया। लेकिन जो इसका सही लेखन है ये यहाँ पे चंद्रबिंदी है। लेकिन होता क्या है, हिंदी में काम चल जाता है, संस्कृत में तो आप चंद्रबिंदी लगा देंगे वो पूरी तरीके से 100% वो गलत हो जाएगा, लेकिन हिंदी में क्या होता है काम चल जाता है। अगर आप यहाँ पे चंद्रबिंदु ना लगाएं, खाली आंख लिख दें, फिर भी आपका काम चल जाएगा, वो 100% अशुद्ध नहीं माना जाएगा। लेकिन मैंने अभी दो उदाहरण आपको दिए हैं, हंस और हंस वाला, हंस और हंस वाला। देखिए अगर आपने हंस की जगह चंद्र मतलब ही परिवर्तित हो जाएगा। आज से आप लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आप सदैव जितने भी तद्भव के शब्द हैं उनके साथ आप चंद्रबिंदी का ही प्रयोग करेंगे। आज से आप हिंदी 100% शुद्ध लिखेंगे। और तद्भव तत्सम शब्दों को जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो वहां पे जैसे ही आप चंद्रबिंदी देखेंगे वैसे ही आप उसको तद्भव शब्द कर देंगे।
ये सबसे बड़ा तरीका होता है तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने का। ठीक है, और देखिए देखिए ये जो रेखा होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्तक रेखा या शिरोरेखा। मस्तक रेखा या शिरोरेखा। देखिए कुछ मात्राएं जो हैं वो मस्तक रेखा के नीचे लग रही हैं, जैसे बड़ा की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और ऋण की मात्रा। और कुछ मात्राएं आपने देखा है कि मस्तक रेखा के ऊपर लग रही हैं, जैसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो जितनी भी मात्राएं मस्तक रेखा के ऊपर लगेंगी, जो मात्राएं मस्तक रेखा के ऊपर लगती हैं उनके साथ कभी भी हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, वो चाहे शब्द तत्सम का हो चाहे तद्भव का हो। अगर शब्द तद्भव का भी है तब भी अगर शिरोरेखा के ऊपर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है तो हम चंद्र बिंदी का कभी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा है मैं में क्या है, देखिए ऐ की मात्रा मस्तक रेखा के ऊपर जा रही है, तो इसमें हम कभी भी चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपल बिंदी का ही प्रयोग करेंगे। यही मानक शब्द लिखा है, ये शब्द अमानक भी नहीं, ये सर्वथा गलत लिखा है। ये लोग जब टंकड़ करते हैं, मैंने देखा है टंकड़ में लोग इस तरह से इसको लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, टाइपिंग को हिंदी में हम टंकड़ बोलते हैं। तो होता क्या है, बहुत लोग जो होते हैं इस मय को तत्सम तद्भव शब्द समझकर यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या करते हैं, इस बिंदी की जगह चंद्र बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। उनको लगता है कि ये तद्भव का शब्द है तो यहाँ चंद्र बिंदी का ही प्रयोग होगा। लेकिन इसमें केवल एक ट्विस्ट ये है कि जब भी जो मात्रा शिरोरेखा के ऊपर जाएगी उसमें हम चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, वो चाहे हिंदी का शब्द हो चाहे वो संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द हो। जो ये शब्द है यही मानक शब्द लिखा हुआ है, ये सर्वथा गलत शब्द लिखा हुआ है। लेकिन आजकल किताबों में इस शब्द का भी बहुत प्रयोग होने लगा है, आप लोग इसको प्रयोग करने से हमेशा बचेंगे। आगे मैं इनको वर्तनी शुद्धिकरण में आपको और विस्तार से इसको बताऊंगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा पंचमाक्षर का। जैसा कि आपने देखा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये मैंने आपको सारे वर्ण लिख दिए हुए हैं यहाँ पे। इन वर्गों का जो पांचवा अक्षर है, देखिए अंगा, ज्ञा, ड़ा, ना और मा, इनको ही हम पंचमाक्षर बोल देते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप लोगों ने लिखा गंगा, तो आप लोगों ने देखा होगा पुरानी बुक्स में गंगा इस तरह से लिखा हुआ होता था। अब इस गंगा को अमानक वर्ड कर दिया गया है, अब मानक गंगा बुक्स में इसी तरीके से लिखा जाता है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि जिस वर्ड के आगे हलंत लगा हुआ होता है उसके बाद का पूरा वर्ड उसके नीचे आ जाता है इस तरह से। जैसे दिनांक में आपने देखा अंगा लिखा हुआ है और उसके बाद का जो पूरा वर्ड है वो उसके नीचे लगा दिया गया है। हालांकि अब हम दिनांक ऐसा ही लिखेंगे, आगे हम हमेशा ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको पंचमाक्षर के कॉन्सेप्ट के लिए ये बता दिया है। पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इस अनुस्वार को रिप्लेस करने के लिए हम इसके आगे का वर्ड देखेंगे। देखिए इसके आगे का वर्ड क्या है, गा। तो देखिए गा वर्ग में आप आइए, गा का वर्ग में पड़ेगा, देखिए ये गा पड़ेगा। इसका देखिए पंचमाक्षर कौन सा है, अंगा। दूसरा मैंने यही शब्द लिख दिया है पंचमाक्षर। देखिए यहाँ पे चा वर्ग में आइए, देखिए चा यहाँ पे है। अब देखिए इस वर्ग का जो है पांचवा अक्षर कौन सा है, ज्ञा है। देखिए तो हमने इस अनुस्वार को हटा के ज्ञा कर दिया और ये अनुस्वार यहाँ पे अनुस्वार का काम ना करके पंचमाक्षर का काम कर रहा है। दूसरा हिंदी, देखिए हिंदी तो आज भी ऐसा ही लिखा जा रहा है, लेकिन अब स्टैंडर्ड बुक्स में हिंदी ऐसे लिखा जा रहा है और आगे भी हम हिंदी ऐसे ही लिखेंगे। जो मानक हिंदी है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका पांचवा अक्षर कौन सा है, इसका पांचवा अक्षर ना है। सिंपल सा हमने यहाँ पे ना लिख दिया। देखिए संबंध, पार्टी की बुक्स में आपको संबंध इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आगे भी संबंध आप इसी प्रकार लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए बा वर्ग है, बा कहाँ पे है, बा है। बा का पंचमाक्षर मा है, हमने मा लिख दिया। धा का पंचमाक्षर ना है, हमने यहाँ पे ना लिख दिया। बड़ा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए दिनांक, देखिए का वर्ग, देखिए ये देखिए का वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो अंगा है, तो हमने इस अनुस्वार को पंचमाक्षर से रिप्लेस कर दिया। देखिए दिनांक, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, वर्ड लिखा होगा ऐसा लिख देंगे खंजर, या वर्ड लिख देंगे खंजर जो है पंचमाक्षर बताइए कौन सा है। ऑप्शन में 4 वर्ड दिए होंगे। देखिए इसको करने के लिए देखिए हम इस खंजर को पहले खोल के लिखते हैं। देखिए जा वर्ग, जा देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। इसका जो पांचवा अक्षर क्या होगा, देखिए ज्ञा होगा। तो हम इसको
ये इस तरह से लिख देंगे, बिल्कुल सा सिंपल है। ऑप्शन में हम जो ज्ञा वाला होगा उसको लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ज्ञा आधा बना है, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे इस तरह से। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी अभी यहीं पे बताया है कि जो हलंत वाला वर्ड है उसके बाद का पूरा वर्ड उसके नीचे लगा देते हैं। जैसे खन ऐसे लिखा, जा हमने यहाँ पे लगा दिया, रा ऐसे लिख दिया। इस तरह से भी हिंदी लिखी जाती है, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। खंजन में भी देख लीजिए सेम उसी प्रकार है। गंगा में क्या होगा, गंगा में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं शब्द लेता हूं कंठ। कंठ, एक शब्द है पैंट, एक शब्द है एंड, एक शब्द है इंटर, और एक शब्द मैंने अभी यहीं पे लिखा है टंकड़। देखिए कंठ में क्या होता है, ठा देखिए कहां पे है, देखिए यहाँ पे ठा कहां पे है, ठा यहाँ पे है, तो इसका पंचमाक्षर कौन सा होगा, ये अड़ा होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कंठ। लेकिन अब कंठ इसी तरीके से लिखा जाता है, तो हम आगे कंठ का प्रयोग इसी तरह से करेंगे, लेकिन मैंने आपके संज्ञान के लिए बता दिया है कि कंठ इस तरह से लिखना है। दूसरा पैंट, ये शब्द पैंट और पेंट, ये शब्द देखिए दुकानों पे भी बहुत गलत लिखा होता है। जितनी आप हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे वहां पे पेंट ऐसे लिख देंगे, पेंट, या पैंट को ऐसे लिख देंगे पैंट। समझ लीजिए वहां हिंदी खत्म कर दी उन लोगों ने, बिल्कुल सरथा ये गलत लिख देते हैं। जब हम पंचमाक्षर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, देखिए टा, टा कहां पे है, टा, ये देखिए टा का जो पंचमाक्षर है वो अड़ा आएगा, ना कि वहां पे ना आएगा। ये जो अनुस्वार है ये हमेशा ना की ध्वनि देता है, देखिए अनुस्वार हमेशा ना की ध्वनि देगा, लेकिन पंचमाक्षर में हमेशा यही ट्विस्ट रहता है। हम जो वर्ग होगा उसका पांचवा अक्षर लिखेंगे, ना कि हर जगह हम ना लगाएंगे। देखिए पैंट कैसे हो जाएगा, टा का जो पांचवा अक्षर है ये ड़ा है, तो हमेशा पैंट हम इस तरह से लिखेंगे। आप अपने आस पड़ोस में छोटे बच्चे जो हैं या आपके जो अभिभावक हैं या जो हिंदी के, जिनको हिंदी अच्छी आती है, उनसे आप ये प्रश्न जो है जरूर करिएगा कि सर हमको पैंट लिख के दिखाइए। देखिए बहुत सारे लोग आपको इस तरह से लिख के बता देंगे, या छोटे बच्चे जिन्होंने इस तरह से कभी पैंट लिखा नहीं है, इसी तरीके से लिखा है, वो तो बहुत गलती करते हैं इस चीज में, वो बहुत फंस जाते हैं। आपको किसी को फंसाना हो तो आप यही वर्ड पूछ लीजिए कि पैंट लिख के दिखाइए हमें, ठीक है। दूसरा एंड, देखिए आप दुकान पे किसी जाएंगे, वहां पे लिखा होगा ब्रदर्स एंड ब्रदर्स बेकरी, तो वहां पे वो एंड इस तरह से लिख देंगे। देखिए एंड ऐसा बनाएंगे और ऐसा कर देंगे, ये सरासर गलत है। देखिए एंड कैसे लिखा जाएगा, हम ए बनाएंगे, और देखिए डा का जो पांचवा अक्षर है वो अड़ा है, तो यहाँ पे हम एंड इस तरह से लिखेंगे। सेम इंटर में भी यही हो जाएगा। इंटर का देखिए टा का जो पांचवा अक्षर अड़ा है, तो इंटर को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। टंकड़ देखिए, टंकड़ में क्या होगा, का पांचवा अक्षर कौन सा है, अंगा, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे टंकड़, और इसको हम इस तरह से भी लिख देंगे टंकड़ इसके नीचे, ठीक है, इस तरह से भी लिख देंगे। चलिए मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ विशेष तथ्य बताते हैं इसके बारे में हम आपको। देखिए विशेष तथ्य क्या है, यदि या से हा तक व्यंजनों का प्रयोग हो तो वहां पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया था ये या के अलावा क्या है, अंतः व्यंजन, ये चीज आप याद रखिए। मैंने आपको बताया था ये या रा लावा को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन, और इनको बोलते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब हम शा हा का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु प्रवाहित होती है, इसीलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए इन वर्गों के पास में अपना कोई पांचवा अक्षर है ही नहीं। जब इनके पास कोई पांचवा अक्षर है ही नहीं तो यहाँ पे पंचमाक्षर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। देख लीजिए जैसे संशय लिखा मैंने, देखिए सा का कोई पांचवा अक्षर नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अनुस्वार की जगह हम अनुस्वार ही लगाएंगे। यहाँ पे ये जो अनुस्वार आया है ये अनुस्वार का ही काम कर रहा है, यहाँ पे कोई पंचमाक्षर नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि संशय शब्द में कौन सा पंचमाक्षर, हमेशा इनमें से कोई नहीं वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब इनके पास अपना पंचमाक्षर है ही नहीं तो ये कहाँ से लाके यहाँ पे रखेंगे। संयम है,
अब संयम के लिए आप कौन सा पंचमाक्षर यूज करेंगे जब इस वर्ग में 4 अक्षर ही हैं? जैसे हंस है, जैसे बंसी लिखा जाता है, बंसी। देखिए बंसी में हम कहां से पंचमाक्षर लाएंगे, क्योंकि सा के पास कोई अपना 5वां वर्ण है ही नहीं। तो यहाँ पे जो है याद रखेंगे या से हा तक, या से हा तक जितने भी व्यंजन आएंगे उनके साथ में पंचमाक्षर का प्रयोग होगा ही नहीं। वो वहां पे ये सब जो बिंदियां लगी हुई है सब अनुस्वार का काम करेंगी। अब देख लीजिए विशेष कॉन्सेप्ट थोड़ा। देखिए जगन्नाथ, देखिए मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पे ना जो है ये आधा देखिए प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको बताया जो वर्ड आधा प्रयोग होगा हलंत वाला उसके बाद का पूरा वर्ड वहां पे लग जाएगा। देखिए जगन्नाथ इस तरीके से लिख दिया, पन्ना इस तरीके से लिख दिया, गन्ना इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ना आया है, तो क्या हम यहाँ पे जगन्नाथ को ये अनुस्वार से रिप्लेस करके लिख सकते हैं जगन्नाथ? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चूंकि ये भी पंचमाक्षर है और ये ना अपने आप में स्वयं पंचमाक्षर है। जब ये स्वयं पंचमाक्षर है तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम अनुस्वार कहां से लाएंगे, या हम इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा वर्ड कहां से लाएंगे? तो जब दो पंचमाक्षर एक साथ प्रयुक्त हो जाएंगे तो वहां पे हमें उनको पूरा ही लिखना पड़ेगा। जैसे ना आ गया, यहाँ पे देखिए 2 ना आ गए, यहाँ पे भी 2 ना आ गए, और ना क्या है, ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर हैं। तो यहाँ पे हम इसको अनुस्वार से रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको हम पूरा ही लिखेंगे। कभी भी पन्ना को आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा दोनों ना का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी पंचमाक्षर है, ये भी पंचमाक्षर है, तो इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा देख लीजिए अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु प्रवाहित होती है। पंचमाक्षर अनुस्वार, देखिए जितने भी पंचमाक्षर वाले वर्ण हैं और अनुस्वार वाले वर्ण हैं, इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो मुंह से तो आप करेंगे ही, साथ में नाक से भी गर्म वायु प्रवाहित होगी। अरे कोई नहीं, बस 1 मिनट ही बचा है। मुंह के साथ नाक से भी वायु प्रवाहित होती है। अब कभी आप इसका उच्चारण करके देखिए, अनु का मतलब ही होता है अनुनासिक, नासिक का मतलब है नाक, अनु का मतलब है नाक के साथ साथ, तो यानी कि मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु प्रवाहित होगी। पंचमाक्षर और अनुस्वार इसी श्रेणी में आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन वर्णों को और किस नाम से जाना जाता है, तो पंचमाक्षर और अनुस्वार को हम अनुनासिक वर्णों के नाम से भी जानते हैं, अनुनासिक। अब देख लिया दूसरा निर्नुनासिक होते हैं। निर का मतलब नहीं से है और नासिक का मतलब नाक से है, तो वो वर्ण जिनके उच्चारण में हम नाक से वायु प्रवाहित नहीं होती है, केवल हमारे मुख से ही वायु प्रवाहित होती है, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? निर्नुनासिक वर्ण। इनको छोड़ के सारे वर्ण जितने होते हैं, पंचमाक्षर अनुस्वार को छोड़ के सारे वर्ण हमारे निर्नुनासिक होंगे। जैसे कमल हमने लिख दिया, कमल देखिए नाक से कोई भी गर्म वायु प्रवाहित नहीं होगी, कमल। अब मैंने एक मैंने वर्ड लिखा है पंकज, पंकज, पंकज। देखिए यहां पे हम अनुस्वार को रिप्लेस करने के लिए ये 5वां वर्ड लाएंगे, पंचमाक्षर पंकज, पंकज। देखिए अब बोलिए पंकज, देखिए नाक का प्रयोग हो रहा है, कमल में आपका नाक का प्रयोग नहीं होगा, अनल में आपका नाक का प्रयोग नहीं होगा, वायु में आपके नाक का प्रयोग नहीं होगा। तो जहां पर केवल उच्चारण हमारे मुंह से ही होगा वहां पे निर्नुनासिक वर्ण आएंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब ये सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसमें काफी लोग जो फंस भी जाते हैं, वर्ण तथा अक्षर में अंतर। बहुत लोग समझते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही चीज होती है। जैसे हम छोटे क्लासों में हमें बता दिया जाता है कि वर्ण, या जैसे अक्षर बोल दिया आपने, टा अक्षर है या टा वर्ण भी है, लेकिन वो छोटे क्लासेस तक कुछ कॉन्सेप्ट हाइड कर लिए जाते हैं ताकि हम जो है सीख सके। क्योंकि छोटे क्लासेस में अगर हमें ये चीज बताई जाएगी तो हो सकता है बच्चों का माइंड उतना डेवलप ना हुआ हो तो वो इतना ना समझ पाए, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमने वर्ड कहना है, कहाँ पे अक्षर कहना है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है वहां पे जो है आपसे यहाँ पे सीधे क्वेश्चन एक वर्ड शब्द दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें वर्ण कितने हैं, इसमें अक्षर कितने हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ ना कुछ अंतर ही होगा। देखिए वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के तो टुकड़े, जब वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या हम उसके टुकड़े कर सकते हैं? हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि बोलते हैं। वर्ण को ही हम ध्वनि बोलते हैं। और हमने बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 ही प्रकार के तो होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए व्यंजन जो होते हैं उनको हम हलंत लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, का, खा, गा, घा, इस तरह से।
देखिए व्यंजन जो होते हैं इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। ये अपने आप में स्वतंत्र है ही नहीं। आप कभी इस का हलंत वाले का उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। का जब कहेंगे तो आ अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब ये हलंत के साथ लिखा हुआ है तो ये वर्ण है, अब ये अक्षर नहीं है। लेकिन जो ये स्वर है, देखिए स्वर आ, बड़ा, क्या इनके उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ रही है? तो ये वर्ण भी है और अपने आप में अक्षर भी है। ये अक्षर कब बनेगा? जब इसके साथ में हम आ को मिला देंगे, या किसी भी स्वर को मिला दें, छोटी ई को मिला दें, बड़ी ई को मिला दें। जैसे हम इसके साथ में आ को मिला दें मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। अगर इसके साथ में हम बड़ा आ को मिला दें तो ये का मिल जाएगा। तो हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं है। तो यही हमने चीज बताई है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सारे स्वर और व्यंजन। और जब व्यंजन हलंत के रूप में लिखे होंगे तो ये अपने आप में क्या होंगे? वर्ण होंगे। अक्षर क्या है? अक्षर एक ही श्वास में हम उच्चारित करते हैं। देखिए जैसे आप बोलेंगे का, तो एक ही झटके में उच्चारित हो जाएगा, इसको हम उच्चारित कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरा वर्ड क्या मैंने बताया कि व्यंजन को जो है जब हम स्वर के साथ मिलाएंगे तभी उसका हम उच्चारण एक श्वास में कर पाएंगे। तो यही मैंने लिखा है, अक्षर एक ही श्वास में उच्चारित होते हैं। देख लीजिए, देखिए स्वर के उच्चारण के लिए तो हमें किसी की आवश्यकता है नहीं। तो स्वर जो है अपने आप में वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं, सारे स्वर अक्षर होते हैं। और व्यंजन अपने आप में तो उच्चारित हो नहीं पाएगा। जब हम स्वर के साथ व्यंजन को मिला देंगे तब इसका उच्चारण संभव होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे? अक्षर। छोटे क्लासेस में क्या होता है, आपको जब छोटे क्लासेस में वर्णमाला लिखी होती है तो ऐसे लिखी होती है का खा, वहां पे हलंत नहीं लगा होता है। ये कॉन्सेप्ट वहां पे जो स्किप कर दिया जाता है क्योंकि छोटे बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरे विस्तार से बता रहे हैं। देखिए का क्या है? वर्ण है। देखिए का को जो हमने आ के साथ में मिला दिया तब ये का हो गया, अब इसका उच्चारण संभव है। अब ये अपने आप में अक्षर बन जाएगा। देखिए वर्ण से अक्षर बनते हैं, पहले का से क्या बना? का बना। फिर अक्षर से हम शब्द बनाएंगे और शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्ण को ही क्या कहते हैं हम? वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि वर्ण होती है, वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पीसीएस लेवल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? बता सकते हैं क्या आप लोग? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द होती है। वर्ण का अपना कोई मतलब नहीं होता है, अक्षर का अपना कोई मतलब नहीं होता है। जब वर्णों का सार्थक समूह, ऐसा नहीं हम कोई भी वर्ण लिख दें, वाणी लिख दिया, जैसे पानी, वाणी, तो ये शब्द निरर्थक शब्द है। पानी ही तो अपने आप में शब्द है। तो आप जब मैं आगे आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सार्थक निरर्थक शब्दों के बारे में। ये शब्द निरर्थक है, तो ये अपने आप में शब्द नहीं है, पानी ही शब्द है। तो हमने क्या किया? वर्ण लिया, पहले वर्ण से हमने अक्षर बनाया। देखिए पा लिया होगा, फिर आ लिया होगा, तब तो ये पा बना होगा, पा। और फिर जब इन शब्दों को, वर्णों को हमने सार्थक क्रम में बनाया, कोई ऐसा शब्द बनाया जिसका अर्थ निकलता हो, पानी जो हम पीते हैं, जिसको जल भी हम कहते हैं, तब वो जाके शब्द बना। और फिर हम इस शब्द को क्या वाक्य में प्रयोग किया करेंगे कि हम पानी पीते हैं या जल ही जीवन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसको हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द है, और भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण इकाई वाक्य है। वाक्य से बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है? पैराग्राफ नहीं होता है। पैराग्राफ जो होता है या पूरा आपका लेसन होता है वो वाक्यों से मिलकर बनता है, ना कि वो, रोक दो। देखिए जो अब इस पूरे जो मैंने पूरा पेज लिखा हुआ, इसका जो सारांश है वो मैं आपको दो तीन शब्दों में बता रहा हूं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं, और वर्ण से क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। और अक्षरों का जो सार्थक समूह होता है, जो सार्थक समूह होगा, जो अर्थ देगा, उसको हम शब्द कहेंगे। जिसका अर्थ नहीं होगा उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। और जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम शब्द को पद बोलते हैं, शब्द नहीं बोलते हैं। वहां पे हम इसको बोलेंगे पद। व्याकरण में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द को क्या कहा जाता है? जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इसको शब्द को शब्द ना कहकर पद बोल दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई शब्द होती है, ना कि
वर्ण होती है, क्योंकि वर्णों का अपना कोई मतलब नहीं है, अक्षर का अपना कोई मतलब नहीं है। जब अक्षर मिलते हैं तब शब्द बनता है। और भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण इकाई वाक्य है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य ही है। ठीक है, देखिए मैंने भी आपको जो बताया है उसको मैं कुछ उदाहरण से आपको क्लियर करवा दूंगा। देखिए राजा, देखिए जब इस राजा को देखिए हम खोल के लिखेंगे तो देखिए रा के साथ में आ की मात्रा मैंने मिलाई है यहाँ पे। दूसरा जा है, जा के साथ आ की मात्रा मिलाई गई है। अब देखिए इसमें अक्षर कितने हो गए। मैंने बताया अक्षर क्या है, जिनका हम उच्चारण कर सकेंगे। कोई व्यंजन अपने आप में अक्षर होगा? नहीं होगा। जब हम इसको रा और इसको जब मिलाएंगे तब ये रा बना होगा, तब ये एक अक्षर बना होगा। फिर जा और आ को मिलाया होगा तो ये जा बना होगा, तो ये एक अक्षर बना होगा। तो अक्षर तो दो हो गए, लेकिन स्वर और व्यंजन अपने आप में तो वर्ण है। तो देखिए रा आ जा आ, तो टोटल कितने वर्ण हो जाएंगे? 4 वर्ण हो जाएंगे। दूसरा देखिए उदाहरण कमल। कमल को जो हम खोल के लिखेंगे, देखिए का को आ, माँ के साथ में आ मिला हुआ है, ला के साथ में आ मिला हुआ है। देखिए क्या हम का को खाली उच्चारित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हमने का और आ को मिलाया होगा तो का बना होगा, जब हमने मा और आ को मिलाया होगा तो मा बना होगा, जब हमने ला और आ को मिलाया होगा तो ला बना होगा। तो इसमें अक्षर कितने हैं? 3, लेकिन वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और एक चीज, जो इंग्लिश और हिंदी में क्या डिफरेंस है? देखिए कमल को जो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कमल। जो लास्ट वर्ण होता है इंग्लिश में वहां पे आ नहीं जुड़ा होता है। इसको अगर हम आ कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? कमला। तो बहुत लोग इस तरह से वर्ण और ये अक्षर निकालने लगते हैं, लेकिन ये देखिए गलत है। देखिए इंग्लिश अलग भाषा है भाई, हिंदी अलग भाषा है। इंग्लिश के अपने नियम कायदे अलग हैं, हिंदी के अपने नियम कायदे अलग हैं। अगर देखिए अगर हम यहाँ से ला से आ को हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो ये हलंत लग जाएगा। तो क्या ला का उच्चारण हम कर पाएंगे? क्या हम ला वर्ड को उच्चारित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी के जितने भी नियम है वो अपने आप में स्पष्ट है, जैसा उच्चारण होगा वैसा ही लिखा जाएगा। इंग्लिश में देखिए युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिरा लिखते हैं हम। तो इंग्लिश देखिए वो चुराई हुई भाषा है, और हमारी हिंदी अपने आप में संपन्न भाषा है। तो कभी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट से हिंदी को मत देखिएगा। जब तक हम ला में आ नहीं मिलाएंगे तब तक वो ला बन ही नहीं पाएगा, हम उसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 वर्ण ही होंगे कमल में, कभी भी 5 नहीं होंगे। 5 होंगे ही नहीं। अगर 5 वर्ण होंगे तो फिर अक्षर 3 कैसे आएंगे? तो हम उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, का मा और ला का उच्चारण ही नहीं होगा। तो हमेशा जो है इंग्लिश से इसको कंपेयर मत करिएगा, कभी हिंदी से ही इसको रखिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो लाइन हम खींचते हैं हिंदी में इसको कहते हैं मस्तक रेखा या शिरोरेखा। अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ये सा है, यहाँ पे देखिए गोल कर देते हैं। तो हिंदी का क्या नियम है, यहाँ पे हम मस्तक रेखा को पूरी नहीं करते हैं। जनरली हम लोग सा को लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं जनरली जल्दी में, वो गलत होता है। ये सा सही माना जाएगा जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ऐसे। देखिए हम यहाँ पे इस मस्तक रेखा पूरी नहीं करेंगे। अच्छा अब इसमें एक ट्विस्ट होता है, आप लोगों में अगर देखा होगा जो लोग टंकड़ करते हैं वो सा की जगह पे कभी कभी सा इस तरह से बन जाता है, इस तरह से। देखिए हम ये गोल वाला हिस्सा गायब करके इसकी जगह डंडा खींच देते हैं मस्तक रेखा को पूरा करने के लिए। देखिए जब हमने इस गोल को हटा दिया तो अब मस्तक रेखा पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से लिख दें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? रा और आ। तो हम छोटा सा एक डंडा खींच देते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो ये सा माना जाता है। तो अगर आप मस्तक रेखा पूरी कर रहे हैं तो इस तरह से लिखिए, वरना ये अमानक हो गया। ये पहले लिखा जाता था, पहले की बुक्स में सा ऐसे ही लिखे जाते थे। अब जो हमने क्या किया है, सा इस तरह से कर दिया है। अब यहाँ पे हम मस्तक रेखा नहीं खींचते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पुरानी बुक्स में इस तरह से लिखा है। अगर आपको पूरी मस्तक रेखा करनी है तो सा इस तरह से बनाइए, और वैसे कोशिश करिए सा इसी तरह से बनाइए, क्योंकि ये सा बहुत पुराना हो चुका। सेम इसी में धा में भी ऐसा ही होता है। धा में हम ऐसा करते हैं और एक ऐसे लगा देते हैं, ये धा हो गया। छा में भी हम ऐसा करते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिखें, या तो छा में हम ये इस तरह से करके मस्तक रेखा को पूरी कर दें। भा में भी होता है। अब जैसे आपको लिखना है शक्ति, जैसे आपको लिखना है शक्ति, तो आप इस तरह से लिखेंगे। तो सा यहाँ पे देखिए मस्तक रेखा को पूरी नहीं करेंगे। अगर मैं शक्ति को इस तरह से लिख दूं शक्ति, तो हम इसको पूरी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जहां पे का होता है दोनों एक साथ आएंगे, का होता है एक साथ दोनों आएंगे, वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से। देखिए अब शक्ति को हम कैसे लिख सकते हैं, शक्ति को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बुक्स में इसी तरीके से लिखा होता है, जो आधुनिक हिंदी इसी तरीके से लिखी जा रही है। यहाँ पे का होता मिलेंगे, जैसे कि वक्त,
मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है वक्त। वक्त को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से वक्त। ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोग ऐसा लिखने का, तो धीरे धीरे आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको विश्लेषण के बारे में बताया था। विश्लेषण, विश्लेषण आज की बुकों में कैसे लिखा जाता है, इस तरह से विश्लेषण। आप लोग भी इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण मैंने आपको कितने बताए थे, 52। मैंने आपको 52 वर्ड बताए थे, लेकिन मैंने आपको नुक्ता वाले वर्ड का कॉन्सेप्ट बताया था कि ये का, खा, गा, जा और फा, ये 5 वर्ड जो हैं नुक्ता वाले वर्ड है, क्योंकि हमारी हिंदी में अरबी और फारसी के जो वर्ड आ गए हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो हमारी हिंदी देवनागरी लिपि जो है उसमें पहले वर्ण नहीं थे। तो मैंने आपको बताया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा शिव प्रसाद, इनको उपाधि मिली है सितारे हिंद की, सितारे हिंद। इन्होंने जो है, इन्होंने जब अपना लेखन चालू किया था शुरुआत में, तो इनका लेखन जो था उसमें फारसी के बहुत सारे शब्द प्रयुक्त हो रहे थे। तो इन्होंने देखा कि उसको लिखने के लिए इनके पास ध्वनियां नहीं थी, तो इन्होंने 1 2 3 4 5 ध्वनियां ये दी। तो हमारी हिंदी में तो वर्ण तो 52 ही है, लेकिन सारे शब्दों को लिखने के लिए जो अरबी और फारसी के हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जहर है, तो जहर को लिखने के लिए हमें ये जा बनाना पड़ता है। तो उन्होंने ये 5 ध्वनियां दी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ये अरबी। तो हमने क्या किया, इन 1 2 3 4 5 ध्वनियों को तो अपना लिया है, लेकिन ये अभी मूल वर्ण नहीं है हिंदी में, केवल लेखन के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो 52 और ये 5 वर्ड और जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल लेखन के आधार पर हिंदी में कितने 57 वर्ड हो जाते हैं। लेकिन मूल हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है 52 ही रहेंगे। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33, और कुल व्यंजन 39 होते हैं। देखिए 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं, छा, रा, ज्ञा और स्रा, और जो 2 द्विगुण व्यंजन हैं, इनको हम मूल व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इनको मिला के जो है कुल व्यंजन 39 हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल व्यंजन कितने हैं, तो वहां पे क्वेश्चन में आंसर 33 लगाएंगे, और कुल व्यंजन पूछे तो वहां पे 39 लगाएंगे। ठीक है, देखिए दा का मैंने आपको बताया है कि दा के आगे भा आया हो तो हमने इसको नीचे लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था पूरा वर्ड जो है वो आधे वर्ड के नीचे लग जाता है। सेम तद्भव में इसी तरीके से लिखा हुआ है। विद्या, विद्या में क्या है, देखिए ये दा और या जब एक साथ आएगा तो इसको हम इस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं या को दा के साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विद्या। उद्देश्य में अगर 2 दा इस तरह से आ जाएंगे, 2 दा, तो ये दा इस तरह से जुड़ेंगे, ये इस तरह से। देखिए ये उद्देश्य हो गया। अब देखिए हिंदी में पहले महान इस तरह से लिखा जाता था हलंत के साथ में। अब देखिए लेखन को सरलीकरण बनाने के लिए क्या होता था, हम हलंत लगाना भूल जाते थे, तो सरलीकरण बनाने के लिए इस महान को भी सही मान लिया गया है। अगर आप हलंत नहीं भी लगाते हैं तब भी आप सही मानते हो। और आधुनिक हिंदी में अब जो मानक हिंदी है उसमें अब इस हलंत को लगाना बंद कर दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखेंगे महान में अब ये नहीं लगा हुआ होगा। सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया दा और या, ये विद्युत इस तरह से हो जाएगा। लेकिन पहले विद्युत में भी हलंत लगता था, लेकिन अब विद्युत में हलंत लगाना बंद कर दिया गया है। अब विद्युत आपको इसी तरीके से मिलेगा। तो आप इस चीज में जब वर्तनी शुद्धिकरण आएगी तो मैं आपको ये चीज और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ही अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे वर्तनी शुद्धिकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जगत, जो हम संसार के लिए जगत यूज करते हैं उसमें देखिए हलंत लगा होता था, और जब जगत में हम हलंत नहीं लगाएंगे तो जो कुएं के पास में जो ईंटें लगी होती हैं उस कुएं की ईंटों को हम जगत बोलते हैं। अगर आप लोग गांव में जाएंगे तो बताएं, कुएं की जो ईंटें लगी होती थी उनको हम जगत बोलते थे। लेकिन अब क्या है, हम लोगों ने ये हलंत लगाना बंद कर दिया है, तो हम इस जगत का जो है अब इसके परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं। लेकिन इस जगत का असली मतलब का कुएं की 4 दीवार, जब हम समश्रुति भिन्नात्मक वर्ण पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वहां पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो वो जगत कुएं की 4 दीवारी हो जाएगा, अगर आप हलंत लगाएंगे तो संसार वाला हलंत जगत हो जाएगा। ठीक है, जैसे परिषद, परिषद में पहले हलंत लगाया जाता था, अब क्या हुआ, इस हलंत को जो है हमने हटा दिया इसको। जैसे अब नगर पालिका परिषद हम पहले लिखते थे तो यहाँ पे हलंत लगा देते थे। अब आप देखते होंगे नगर पालिका परिषद जो लिखा जाता है वहां पे यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ था। जो मानक हिंदी है वहां पे इस हलंत को अब हटा दिया गया है। लेकिन वर्तनी शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये चीज आपको फिर से बताऊंगा। अगर आप यहीं पे क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा वहां पे।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।